हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया ने आज़ादी पाई तब हमारे देश की इकोनॉमी किस हालत में थी। लेकिन इस कंडीशन को समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम उस हालत में आए कैसे। ब्रिटिशर सबसे पहले इंडिया में आए थे एक बिजनेस कंपनी के नाम पे, ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत में उन्होंने परमिशन ली थी यहाँ ट्रेड करने की, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सिर्फ बिजनेस नहीं कंट्रोल लेना शुरू कर दिया। और इसका टर्निंग पॉइंट था बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। इसी वॉर के बाद उन्होंने बंगाल पे कंट्रोल लिया और फिर वहीं से पूरे इंडिया में उनका कंट्रोल बढ़ने लगा। अब जो लोग एक बिजनेस लाइसेंस के साथ आए थे वो बन गए थे इस देश के इकोनॉमिक कंट्रोलर्स। और फिर शुरू हुआ वो वक्त जब ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए हमारी इकोनॉमी को धीरे धीरे करके लूटना शुरू किया। अब हम इस चैप्टर में सिस्टमैटिकली समझेंगे कि कैसे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बर्बाद किया गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या हाल था, फॉरेन ट्रेड का स्ट्रक्चर किस तरह से एक्सप्लॉयटेटिव बना, पॉपुलेशन और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का क्या कंडीशन था, और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। तो चलो शुरुआत करते हैं हम एग्रीकल्चर सेक्टर से। सबसे पहले ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि उस समय इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री था और एग्रीकल्चर को ही बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी माना जाता था। अराउंड 70 to 75% पॉपुलेशन फार्मिंग पर डिपेंडेंट थी, या तो डायरेक्टली खेती करके या इनडायरेक्टली किसी ना किसी वे में एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई थी। लेकिन सबसे आयरॉनिक बात ये थी कि जो सेक्टर इतना इम्पोर्टेंट था उसकी कंडीशन सबसे ज़्यादा बेकार थी। तो चलो देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को उस समय किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। सबसे पहली प्रॉब्लम थी लो प्रोडक्टिविटी। इंडियन एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी उस टाइम बहुत ही लो थी। यानी 1 एकड़ जमीन पे जितना आउटपुट किसी और डेवलप्ड कंट्री में आता था उसका आधा भी इंडिया में नहीं होता था। उसके बहुत सारे रीज़न थे, जैसे कि फार्मर्स के पास मॉडर्न टूल्स नहीं थे, फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं होता था, साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी और इरिगेशन सिस्टम ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट था। मैक्सिमम फार्मिंग रेन फीड थी, यानी बारिश पे डिपेंडेंट थी। अगर मॉनसून टाइम पे आ गया तो ठीक, वरना फार्मिन का रिस्क हर टाइम बना रहता था। प्रोडक्टिविटी इतनी कम थी कि लोग अपने फैमिली का गुजारा भी मुश्किल से कर पाते थे। दूसरी प्रॉब्लम थी लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अब आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में किसानों से टैक्स कलेक्ट करने के लिए अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह के सिस्टम बनाए थे। उनका मेन मोटिव था मैक्सिमम रेवेन्यू निकालना, चाहे किसान जिंदा रहे या ना रहे। इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं लैंड सेटलमेंट सिस्टम, और इसमें तीन मेजर टाइप्स थे। पहला जमींदारी सिस्टम, दूसरा रयोतवारी सिस्टम और तीसरा महलवारी सिस्टम। अब इन तीनों को अलग अलग समझते हैं। सबसे पहला सिस्टम था जमींदारी सिस्टम। इस सिस्टम में ब्रिटिशर्स ने जमींदार को जमीन का ओनर डिक्लेयर कर दिया। किसान जो असल में खेती करते थे अब वो बस एक टीनेंट बन गए, यानी जमीन पे काम करेंगे लेकिन जमीन उनकी अपनी नहीं होगी। जमींदार हर साल ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक फिक्स्ड रिवेन्यू अमाउंट देता था और उस रिवेन्यू को किसान से रेंट के फॉर्म में वसूल करता था। अब चाहे बारिश हो या ना हो, चाहे फसल हो या ना हो, रेंट किसी हाल में देना पड़ता था। और अगर किसान रेंट ना दे पाए तो जमींदार उनसे उनकी जमीन छीन लेते थे। दूसरा सिस्टम था रयोदवारी सिस्टम। अब यहाँ बीच में कोई जमींदार नहीं था। डायरेक्टली ब्रिटिशर्स ने किसान को रिस्पॉन्सिबल बनाया टैक्स देने के लिए। यहाँ किसान को बोला गया तुम्हारी जमीन है लेकिन हर साल इतना टैक्स तुम्हें देना पड़ेगा। यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है रयोत, उसका मतलब होता है किसान। तो नाम से ही समझ जाओ कि सिस्टम किसान के ऊपर डायरेक्टली प्रेशर डालता था। तीसरा सिस्टम था महलवारी सिस्टम। इसमें पूरे के पूरे गांव या कम्युनिटी को एक यूनिट माना गया।
और उससे लगान फिक्स किया गया। यहाँ टैक्स का जिम्मा होता था विलेज हेडमैन या लीडर का। उनको बोला गया कि पूरे गांव से मिलकर पैसा इकट्ठा करो और ब्रिटिशर्स को दो। तो यहाँ किसान इंडिविजुअली में ही पूरा गांव कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता था टैक्स देने के लिए। तीसरी प्रॉब्लम थी कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। पहले के टाइम पर इंडियन किसान सबसिस्टेंस फार्मिंग यूज करते थे, यानी जो उगाते थे वही अपने और अपने परिवार के लिए यूज करते थे। बट जब कमर्शियलाइजेशन शुरू हुआ तो खेती का मकसद बदल गया। अब किसान मार्केट के लिए खेती करने लगे, यानी जो चीज बाजार में बिक सके, प्रॉफिट दे सके, वही उगाने जाने लगे। इससे खेती एक कमर्शियल एक्टिविटी बन गई। इस चेंज के पीछे ब्रिटिशर्स का सीधा हाथ था। उन्हें अपनी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था, तो उन्होंने इंडिया में फार्मर से वो सब उगवाए जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के काम आए, जैसे कॉटन, जूट, इंडिगो। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ने किसानों के हाथ से उनकी फसल छीन ली थी। अब खेती रोजी रोटी के लिए नहीं, ब्रिटिशर्स के प्रॉफिट के लिए होती थी। अनाज उगता था भारत की मिट्टी में, लेकिन जाता था ब्रिटेन के भंडारों में। और इस सिस्टम का सबसे खौफनाक नतीजा सामने आया 1943 में, बंगाल में। वो बंगाल जिसको कभी राइस बोल ऑफ इंडिया कहा जाता था, उस बंगाल के गांव गली में लोग एक मुट्ठी चावल के लिए तरस रहे थे। भूख का ये ऐसा तूफान था जिसमें लगभग 30 लाख लोग जिंदा जलते दिए की तरह बुझ गए। ये फामिन किसी सूखे, फ्लड या नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से नहीं आई थी। ये एक मैन मेड ट्रेजेडी थी, पूरी तरह से ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी की देन थी। बंगाल फामिन सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये एक वार्निंग थी कि जब किसी देश के रिसोर्स सिर्फ लूट के लिए इस्तेमाल होते हैं तो सबसे पहले रोटी छीनी जाती है और फिर जिंदगी। इस टॉपिक को खत्म करने से पहले हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जो कि है जीडीपी एस्टिमेशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। तो उस समय इंडिया के पास जीडीपी या नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए कोई ऑफिशियल सिस्टम नहीं था। लेकिन बाद में कई इकोनॉमिस्ट ने अपने एस्टिमेट्स दिए, जैसे दादा भाई नौरोजी, विलियम दिग, बेआरसी देसाई। और सबसे साइंटिफिक एस्टिमेट जिन्होंने दिया था वो थे वी.के.आर.वी. राव। उन्होंने कैलकुलेट किया था कि उस टाइम पे जो हमारी जीडीपी ग्रोथ थी वो लेस देन 2% थी, और पर कैपिटा इनकम सिर्फ 0.5% पर एनम बढ़ी थी। अब हम आगे चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये वो टाइम था जब इंडिया के इंडस्ट्रीज का हाल भी कुछ खास बेहतर नहीं था। ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर की तरह ही इंडियन इंडस्ट्रीज को भी पैसे कमाने का जरिया बना लिया था, और असली डेवलपमेंट तो बस उन्होंने नाम की थी। अब इस टॉपिक में हम समझेंगे कि 1947 के आसपास जब इंडिया आज़ाद होने के करीब था, तब इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंडीशन कैसी थी, क्या चैलेंजेस थे, और कैसे ब्रिटिश पॉलिसीज ने हमारी इंडस्ट्रीज को तबाह कर दिया। सबसे पहली प्रॉब्लम थी लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। अब सोचो, किसी बिजनेस पर्सन को एक फैक्ट्री लगानी हो तो उसे क्या चाहिए होगा? मशीन्स, इक्विपमेंट, टूल्स। और इन्हीं सब चीज़ों को हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। और प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया में इनका प्रोडक्शन होता ही नहीं था। तो अगर किसी को फैक्ट्री भी खोलनी होती थी तो उसे हर मशीन इंपोर्ट करनी पड़ती थी, मोस्टली ब्रिटेन से। और ये इंपोर्ट करना इतना इजी नहीं था, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था और डिले होता था। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये हुआ कि स्मॉल इंडियन एंटरप्रेन्योर ने सोचा ही नहीं कि वो फैक्ट्री खोले, और जो कुछ लोग मोटिवेटेड थे वो भी मशीनरी की डिपेंडेंसी की वजह से रुक गए। दूसरी प्रॉब्लम थी लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। देखो, इंडस्ट्री सिर्फ बिल्डिंग और मशीन से नहीं चलती, उसे चलाते हैं ट्रेंड लोग, जैसे इंजीनियर्स, सुपरवाइजर, टेक्नीशियंस, प्लानर्स।
जिन्हें पता होता है कि मशीन कैसे काम करती है, प्रोडक्शन कैसे मैनेज होता है और सिस्टम कैसे इम्प्रूव किया जाता है। लेकिन जब इंडिया आज़ाद हुआ तब हमारे पास ऐसे ट्रेंड लोगों की बहुत बड़ी कमी थी। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम बनाया था, उनका मेन फोकस था सिर्फ क्लर्क्स और लो लेवल वर्कर्स बनाने का। ऐसे लोग जो ब्रिटिश ऑफिस में फाइल्स लिखें, रूल्स फॉलो करें और उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन संभालें। उनका एम कभी ये था ही नहीं कि इंडिया में इंजीनियर, साइंटिस्ट या इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट बनाया जाए। तो फैक्ट्रीज बन भी जाती लेकिन चलाना मुश्किल हो जाता था। ग्रोथ का पोटेंशियल था पर उस पोटेंशियल को यूज करने के लिए जो ब्रेन्स चाहिए थे वो तैयार ही नहीं किए गए। इसलिए जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो गवर्नमेंट को ये क्लियरली समझ आया, अगर हम अपना इंडस्ट्रियल फ्यूचर स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो पहले लोगों को स्किल्ड बनाना पड़ेगा। तीसरी प्रॉब्लम थी स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। देखो, ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडिया में मॉडर्न फैक्ट्रीज तो बनी थी, पर उनका डेवलपमेंट बहुत ही धीरे और लिमिटेड स्केल पे हुआ। बॉम्बे और अहमदाबाद में कॉटन मिल्स लगे, बंगाल में जूट मिल शुरू हुए और 1907 में टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में स्टैब्लिश हुई। ये सब सुन के लगता है कि इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हो रही थी, पर असली कहानी कुछ और थी। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंडस्ट्रीज सिर्फ तभी लगाई जब उन्हें अपने फायदे दिख रहे थे। उनका टारगेट था कि इंडिया बस एक रॉ मटेरियल सप्लायर बना रहे। मतलब यहाँ से कॉटन जाए ब्रिटेन, वहाँ कपड़ा बन के आए और फिर वही कपड़ा वापस इंडिया में भेजा जाए। तो जो फैक्ट्रीज बनी भी वो सिर्फ उन जगहों पर थी जो ब्रिटिश ट्रेड के लिए कन्वीनियंट थी। और इंडियन बिजनेसमैन जो अपनी फैक्ट्रीज लगाना चाहते थे, उनके लिए कोई हेल्प नहीं थी। ना प्रॉपर लोन सिस्टम था, ना कोई प्रोटेक्शन पॉलिसी थी। तो जो थोड़ी बहुत इंडियन इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, वो भी ब्रिटिश प्रेशर में दब जाती थी। तो अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ टेक्निकली हुई थी, पर उसका स्केल छोटा था, इंटेंशन सेल्फिश था और सपोर्ट सिस्टम जीरो था। तीसरी मेन प्रॉब्लम थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का खत्म होना। आज़ादी से थोड़ा पहले तक इंडिया की ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ थी जो सिर्फ हमारे कल्चर की पहचान नहीं थी, ये हमारी इकॉनमी का एक स्ट्रॉन्ग बेस भी थी। हर रीजन की अपनी एक खास कला होती थी, जैसे बंगाल का सॉफ्ट मसलिन, बनारस का फाइन सिल्क, कश्मीर की पाशमीना शॉल। ये सब कुछ हाथों से बनता था बिना किसी मशीन के, और इसलिए उनकी क्राफ्टमैनशिप अनमैच्ड होती थी। जो चीज फैक्ट्री में एक घंटे में बनती थी वो एक आर्टिसन दिन भर में बनाता था, लेकिन उनकी फिनिशिंग और क्वालिटी अलग लेवल की होती थी। इंडिया के ये हैंडमेड प्रोडक्ट्स दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते थे और हजारों लोग इसी पे डिपेंड करते थे रोजगार के लिए। लेकिन ब्रिटिश रूल के आते ये सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। ब्रिटिशर्स ने अपने मशीन मेड गुड्स इंडिया में बेचने शुरू किए, वो भी बिना किसी टैक्स के। और इंडियन हैंडमेड गुड्स पर उल्टा हैवी टैक्स लगा दिया। अब आप सोचो, एक तरफ ब्रिटिश कपड़े जो सिर्फ 200 रुपए के हैं और दूसरी तरफ बनारस के हाथों से बुने हुए रेशम जो 1000 रुपए के पड़ रहे हैं। तो आम आदमी किसको लेगा? ऑफ कोर्स सी बात है, जो सस्ता होगा उसी को लेगा। अब सस्ते माल ज्यादा बिकने लगे और हमारे ट्रेडिशनल गुड्स महंगे पड़ने लगे। इस प्राइस गैप की वजह से आर्टिसंस का काम गिरने लगा और उनकी इनकम टूटने लगी। सबसे बड़ी बात ये थी कि इस सेक्टर को किसी तरीके का सपोर्ट भी नहीं मिला, ना मॉडर्न टूल्स, ना कोई ट्रेनिंग। आर्टिसंस वही पुराने तरीके से काम करते रहे, लेकिन मार्केट उनसे स्पीड और लो कॉस्ट दोनों मांग रहा था। और ब्रिटिश पॉलिसीज ने उन्हें compete करने का मौका ही नहीं दिया, और धीरे धीरे करते उनका काम छूटने लगा और एक टाइम आया जब उनकी डिमांड ऑलमोस्ट खत्म हो गई। और इस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के खत्म होने के पीछे सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन था ब्रिटिशर्स की टैरिफ पॉलिसी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टैरिफ का मतलब क्या होता है। टैरिफ का मतलब होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज, यानी किसी भी प्रोडक्ट पे लगने वाला टैक्स। और ब्रिटिशर्स ने इस सिस्टम का पूरा यूज किया अपने फायदे के लिए। उन्होंने इंडिया के लिए एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसमें ब्रिटिश गुड्स को इंडिया में सस्ती एंट्री दी गई, यानी इंपोर्ट ड्यूटी या तो नहीं थी या बहुत कम थी। और इंडियन गुड्स अगर एक्सपोर्ट करने होते थे तो उन पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देते थे। तो बस अभी के लिए इतना ही।
एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर का पार्ट यहीं कंप्लीट होता है। बाकी जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।